काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी 2021 का फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। एंड यहाँ इसमें इतने सारे चेंजेस है कि मैं भी सुबह से ये डिटेल वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया था। तो मैं यहाँ पे मेजर मेजर चेंजेस यहाँ पर एड्रेस करने का ट्राई करूँगा। एंड उसके बाद और 2-3 वीडियो में बनाऊँगा। एंड इन द इवनिंग नियर अबाउट 8 या 9 बजे के आसपास आई विल अरेंज वन लाइव लेक्चर, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आरबीआई ग्रेड बी का तैयारी करने वाले जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग एमबीए कर रहे हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए सबको पता चले कि आज इवनिंग में एक लाइव लेक्चर है, तो वो एक 8 या 9 बजे के आसपास में एक अरेंज करने वाला हूँ। उसका जो नोटिफिकेशन है मैं मेरे जितने सारे फेसबुक ग्रुप्स है, टेलीग्राम ग्रुप्स है, उस पर मैं डाल दूंगा, तो सो दैट यू कैन अटेंड इन दी इवनिंग। ठीक है, चलो अभी हम एक एक देखते हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, कुछ चेंजेस हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एंड जो हम कहते हैं सिलेबस में भी एंड पैटर्न में भी काफ़ी सारे चेंजेस है। तो इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स में काफ़ी डर सा बैठ गया है, लेकिन मैं आपको वो डर पूरा आपका मिटा दूंगा। ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आरबीआई नोटिफिकेशन का फ्रंट पेज। यहाँ पर देखिए जनरली ये जो पीवाई होता है पैनल ईयर, ऐसा पहले माना गया था कि ये पैनल ईयर होगा 2020, ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाला जो पैनल ईयर था उसको पीवाई कहते हैं, वो था 2019 का, ठीक है। तो अभी लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे और मैं भी एक्सपेक्टेड कर रहा था कि ये 2020 का आएगा, लेकिन आपको पता है 2020 में पूरा पैंडेमिक के वजह से पूरा साल चला गया और अभी नोटिफिकेशन आया है और इसमें इन्होंने 2021 लिखा है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये 2 साल की मिला के वैकेंसी हो सकती है, लेकिन इस पे हम टाइम वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसी बारे में ही बात करने में अच्छा लगता है, ठीक है। हम वो बात छोड़ देंगे 21 का आएगा कि नहीं आएगा। मुझे बताओ, अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है तो मुझे ऑलरेडी 2021, 22, 23, 24 सारे के सारे क्वेरीज आ चुके हैं कि सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। देखो अभी हमारे सामने जो है हम उस पर फोकस करेंगे। अभी ये अटेम्प्ट सबको देना है। अगर आपने लेट भी चालू किया है तो आई विल एडवाइज यू टू अटेम्प्ट दिस अटेम्प्ट विथ योर फुल कैपेसिटी, ठीक है। इसको बिल्कुल ही मत जाने दीजिए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी है, पहले इतनी सारी वैकेंसी कभी भी नहीं आई थी। तो ये काफ़ी अच्छा चांस है और इसको किसी को भी गंवाना नहीं चाहिए। तो हम डायरेक्टली अभी हम चालू करते हैं। बिल्ड योर नेशन, बिल्ड योर करियर, ऐसा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, काफ़ी अच्छा मोटिवेटिंग स्टेटमेंट है। तो आपके लिए ये स्टेटमेंट हर बार मोटिवेशन देता रहेगा, ठीक है। चलिए, अभी ये है 6 मार्च का एग्ज़ाम है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, काफ़ी पहले बता दिया था, नियर अबाउट 2 महीने पहले। लेकिन आपको पता है कुछ लोग भरोसा करते हैं, कुछ नहीं करते। जिन्होंने किया था उनका नियर अबाउट 60, 70, 80% तक सिलेबस कवर करके हो चुका है। और ये डेट भी मैंने नियर अबाउट बताया था, मैंने 31 मार्च बोला था, लेकिन इन्होंने 1 अप्रैल लग दिया है, ठीक है। तो किसी को क्रिटिसाइज़ करना है इस बारे में भी तो वो कर सकते कि इनको कोई पता नहीं है, ठीक है। चलिए, अभी हम आज के डेट में सिर्फ ये जर्नलिस्ट पोस्ट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एरिया में मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये पोस्ट के लिए मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किए थे और कुछ स्टूडेंट्स में मेरे सेलेक्ट हुए हैं इस पोस्ट पे, लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स। तो ये है टोटल ब्रेकअप। 270 वैकेंसी है आपका ग्रेड बी डीआर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, 108 अनरिजर्व्ड है, 49 फॉर शेड्यूल कास्ट, 27 फॉर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज के लिए 59 है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 27 वैकेंसीज है, यानी कि काफ़ी हाई वैकेंसीज है एवरी कैटेगरी के लिए। तो आपको इसमें बिल्कुल ही चांस नहीं छोड़ना चाहिए। और पीछे क्या क्या दिया है ये देखिए, रिजर्वेशन कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो आप अच्छी तरीके से उसको देख लो। अभी एज लिमिट जो है, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था आरबीआई को कि ये डेट आप थोड़ा सा पीछे रख दीजिए, क्योंकि इन बिटवीन काफ़ी सारे लोग ने एज जो है 30 का क्रॉस किया है। लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स को इसको डाउट था, तो मैं बता देता हूँ। एमफिल जिनका है उनको 2 साल का रिलैक्सेशन है, पीएचडी जिनका है उनको 4 साल का एज रिलैक्सेशन है, एंड अपर एज रिलैक्सेशन है। तो ये किस किस को है देखो, ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद ओबीसी जो है उनको 3 साल का है, 5 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन है ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हुज सर्विस हैड बीन टर्मिनेटेड फॉर रीजंस ऑफ इकोनॉमी और बिकॉज ऑफ बैंक गोइंग इनटू लिक्विडेशन। तो ये जो लोग हैं
इनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये देखो ये है यहाँ पे क्या है, ESO, ये नहीं हमारे लिए काम का है। ये देखिए, कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर। ठीक है, क्लरिकल का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, ऑफिसर का चाहिए। इन कमर्शियल बैंक यानी कि एनी बैंक, फॉरेन बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सबको चलेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट है, ये कमर्शियल बैंक है, कोई भी बैंक चलेगा, ऑब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन पब्लिक सेक्टर, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए ये पब्लिक सेक्टर का क्लॉज है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन पब्लिक सेक्टर, अदरवाइज यहाँ पर ये क्लियरली लिख देते हैं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स लिख देते, नेशनलाइज बैंक मेंशन करते, गवर्नमेंट बैंक मेंशन करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनी कमर्शियल बैंक ऑफिसर कैन क्लेम एन एक्सपीरियंस अप टू 3 years। ठीक है, और यहाँ पे क्या चाहिए, अपर एज लिमिट इज रिलैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, यानी कि किसी को 11 मंथ का एक्सपीरियंस है तो नहीं चलेगा। ठीक है, और इसमें प्रोबेशन पीरियड का काउंट नहीं होता है। मान लो किसी को 35 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसमें से 2 साल अगर प्रोबेशन के चले गए और 11 महीने का एक्सपीरियंस, तो इसको 1 भी साल का एक्सटेंशन या एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको क्या चाहिए, कंप्लीटेड ईयर्स, 2 years एंड 11 months को बस 2 साल कंसिडर किया जाएगा, ना कि 3 साल। कंप्लीटेड ईयर्स चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है। तो मैक्सिमम 33 तक रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम, एक मिनट, यहाँ पे the candidate belonging to the scheduled caste and scheduled tribe and other OBCs who are also covered in the clause 4, 5, 6। ठीक है, 4, 5, 6, यानी कि ये देखिए, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, नहीं सॉरी, ऊपर वाला ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, इसके पहले वाला है ये 4, ये 5 एंड ये 6। यानी कि पहले किसी ने मुझे कहा कि सर ये बैंकर्स को भी है, लेकिन मैंने वो बाद में देखा तो मैंने वो पोस्ट हटा दिया। तो ये इसको जो बैंकर्स को अलाउड नहीं है, यानी कि मान लो कोई ओबीसी है तो उसको ओबीसी का 3 साल प्लस बैंकिंग का 3 साल, ऐसे 6 साल नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको 33 तक ही मैक्सिमम एज है। कोई अगर SC ST कैटेगरी है तो उसको 35 तक ही मिलेगा, 35 + 3 38 ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है 4, 5 एंड 6 ऑफ दी अबव। ठीक है, और ये बैंकर का जो क्लॉज है वो 7 नंबर पे है। तो ये बात थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स को लगा था, मुझे भी थोड़ा इनिशियली डाउट हुआ, लेकिन डिटेल में पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके एलिजिबिलिटी के बारे में। अभी देखो, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में जो 60% का क्राइटेरिया था वो RBI ने हटा दिया है। इसकी वजह से नियर अबाउट हज़ारों स्टूडेंट एलिजिबल नहीं थे पहले, लेकिन अभी वो एलिजिबल हो गए हैं। अभी क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स। ठीक है, विथ 60% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55%। यानी कि अगर आपको ग्रेजुएशन में 60% नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल। ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स हु हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ ICAI में आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। ये किस लिए दिया है, क्योंकि पता है आपको कि जो CA का एग्ज़ाम होता है उसमें 60% मार्क बहुत डिफ़िकल्ट होता है अचीव करना। तो इसीलिए उन्होंने भी, जो CA लोग हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था, ICAI ने भी रिक्वेस्ट किया था RBI को कि इनको कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं, अगर कोई CA है तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक है आपका, बस इतना ही बात समझ लीजिए कि 10वीं और 12वीं का क्राइटेरिया निकाल दिया है। ग्रेजुएशन में 60% चाहिए और PG में 55% चाहिए। लेकिन PG कैसा होना चाहिए, एनी सच फुल टाइम कोर्स, फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं चलेगा, दैट इज टेकन फॉर ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन एंड इज फॉर एटलीस्ट 2 years ड्यूरेशन। 1 साल वाला नहीं चलेगा, 2 साल वाला आपका चाहिए। ठीक है, चलिए
अभी ये है, ये क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। ये फॉर्मूला सबके लिए नहीं है। किन के लिए है ये फॉर्मूला? जिनके पास, जैसे मान लो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सीजीपीए किसी को 6.1 है, तो वो लड़का क्या करता है, यहाँ पे आके देखता है यार मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। अगर उसके कन्वर्जन फार्मूला अगर उसका 6.1 इंटू 10 है तो उसके 61% आरबीआई कंसिडर करेगा। जिसके पास कोई भी कन्वर्जन फार्मूला नहीं है उसके लिए ये टेबल है। तो ये बात कृपया करके आप जान लीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको ये पता नहीं है उनको भी बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ये किसके लिए है? जिनके पास कन्वर्जन क्राइटेरिया नहीं है उनके पास। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसे बोलता है कि 5.0 इंटू इसको 1.5 करेंगे तो ये 75% होते हैं, तो ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का कुछ भी फॉर्मूला होने दो, वो एक्सेप्ट करेंगे। जिसके पास क्राइटेरिया नहीं है उसके लिए ये क्राइटेरिया कन्वर्जन फार्मूला का है। ठीक है, ये बात अभी क्लियर हो गई। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है, ये देखो, ये एक अच्छी बात है कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 6 अटेम्प्ट्स है एंड नो सच रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC EWS इफ द पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम। ठीक है, यानी कि EWS कैंडिडेट भी जब तक उनका एज है तब तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन है, और कुछ मैं आपको पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मिसगाइड ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, वो लोग, एक ने मुझे फ़ोन करके बोला सर उन्होंने ऐसे लिखा है कि सिर्फ फ्रेशर को प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैंने बोला मुझे बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है। काइंडली नोट दैट द बैंक encourages कैंडिडेट विथ नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस टू अप्लाई। इसका मतलब ये है कि आरबीआई सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही नहीं लेता है, आरबीआई फ्रेशर्स को भी लेता है। तो कुछ लोगों ने इसका मीनिंग ये निकाला कि आरबीआई अभी एक्सपीरियंस वालों को नहीं लेगा। तो आप अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपका, हम बोलते हैं ना कि कॉन्साइंस अच्छा है, आप समझ सकते हो, तो आप इसका मीनिंग लिख लीजिए क्या है। अगर आपको लगता है कि वो नहीं लेंगे तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, मुझे तो लगता है इसका मीनिंग ये है कि आरबीआई सिर्फ एक्सपीरियंस वाले को नहीं लेगा, आरबीआई फ्रेशर्स को भी लेगा। दिस इज टू एनकरेज द फ्रेशर्स। तो कभी कभी क्या होता है, फ्रेशर्स को लगता है यार मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, ये बैंकिंग में काम कर रहा है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे नहीं लेंगे ये। तो ये उनके लिए है। दिस इज पॉजिटिव फॉर द फ्रेशर्स एंड दिस इज नॉट नेगेटिव फॉर द एक्सपीरियंस पीपल। ठीक है, तो आप ये कृपया करके आपको समझना चाहिए यार, आप आरबीआई में ऑफिसर बनने वाले हो, और अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं समझता है तो क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, तो और ये जो लोग हैं ना, आप इनसे दूर रहिए कि जो मिसकंसेप्शन फैलाते हैं। ठीक है, उनका काम ही ये है। आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से ये लोगों को कैसे गाइड कर रहे हैं। जब मैंने डेट बताया तो वो कुछ कुछ कह रहे थे मेरे बारे में, लेकिन नाउ सबके सामने है कि ये क्या है। ठीक है, ये क्लियर हो गया डाउट। अभी कोई कृपया करके मुझे फ़ोन करके मत पूछिए, क्योंकि मेरी ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है इतने लोगों को एंटरटेन करना। सुबह से मैंने आज के डेट में नियर अबाउट 70 फ़ोन्स अटेंड किए हैं, और मैं उनको ये बताता कि आप रुकिए, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो, वो आप देख लीजिए, मैक्सिमम डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। और जो बाकी के डाउट है, मैं आज रात में 8-9 बजे के आसपास एक लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ, उसमें मैं सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए, फेज़ 1 एग्ज़ाम में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पिछले साल था वैसा ही है। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड क्वांट, इसके लिए 25 मिनट मिलेंगे आपको, रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। ये इसमें लिखा नहीं है, लास्ट ईयर के हैंडआउट में है, और वैसे के वैसा रहने वाला है। और मैं आपको आज भी ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट फेज़ 2 के चक्कर में प्रीलिम फेल करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा फोकस आज के डेट में भी फेज़ 1 को होना चाहिए। अगर फेज़ 1 नहीं निकलता है तो आपका फेज़ 2 का पढ़ाई के लिए को मीनिंग नहीं है उसको। ठीक है, और मैं आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपको सब्जेक्टिव को कैसे हैंडल करना है, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या करना है आपको, देखो ये सबके लिए इतने दिन हैं। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि सिर्फ मुझे बस 30 दिन दिया आरबीआई ने, बाकी सारे लोगों को 5-5 महीने दिए पढ़ाई के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर इन द सिमिलर सिचुएशन। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, अगर ऑल आर इन सिमिलर सिचुएशन तो उसमें कोई डरने की बात नहीं। अगर आरबीआई ने एक दिन भी दिया होता सबको तो रिलेटिव कंपटीशन है, आपको ये पूरा माइंड गेम है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज के डेट में भी फेज़ 1 पे फोकस कीजिए। तो कुछ लोग बोल रहे हो कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, फेज़ 2 कैसे होगा 20 दिन में। तो ये अगर आपका एक बार पढ़ाई हो जाए देन हाउ टू राइट इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आप इंग्लिश का पेपर तो लिख रहे हैं ना पहले से ही, इंग्लिश का जो ऐसे है लोगों ने इकोनॉमी के बेस पे या फाइनेंस के टॉपिक पे लिख रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि आपको लिखना नहीं आता है, आपको आता है, क्योंकि पहले पैटर्न में भी आपको सब्जेक्टिव लिखना था, बस आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा उसके बेसिस पे लिखना है। और नॉलेज कहाँ से आएगा, आप तो पढ़ रहे हो फेज़ 1 के लिए, आप फेज़ 2 के लिए भी पढ़े हो, लेकिन अभी वो आपको आंसर के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। अभी ये क्लियर हो गया फेज़ 1 के बारे में। फेज़ 1 में कोई चेंजेस नहीं है। चलो अभी हम देखते हैं, चलिए अभी यहाँ पे है सबसे बड़ा ज़बरदस्त चेंज है कि जो फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन है ये ऑनलाइन होने वाला, यानी कि आपका ऑफलाइन करने का कोई इनका प्लान नहीं है, ये ऑनलाइन ही होगा। जैसे आप इंग्लिश का पेपर पहले लिखते थे टाइपिंग करके, अभी आपको ईएसआई का पेपर एंड फाइनेंस का पेपर लिखने हैं। इसमें 50% होगा ऑब्जेक्टिव, इसमें भी 50% होगा ऑब्जेक्टिव, एंड रिमेनिंग 50% जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो टाइम कितना है, ये 50% के लिए 30 मिनट्स का टाइम है, और ये जो रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए 90 मिनट्स का टाइम, टोटल 2 घंटा रहेगा ये, और ये भी टोटल 2 घंटे का 2 आवर्स का पेपर रहने वाला है। अब इसमें कैसे रहेगा क्वेश्चन, ये देखो ये भी दिया है उन्होंने, फॉर बोथ दी पेपर 1 एंड 3 यानी कि ESR FM के लिए 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस, ठीक है। 50 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सम क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क एंड सम कैरी 2 मार्क। In case of descriptive question, 6 question will be asked, out of which candidate will be required to attempt 4 questions, ठीक है। 2 for 15 मार्क्स, 2 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क के, ठीक है। थोड़ी डिफिकल्टी लेवल रहेगी वहाँ पर, एंड 2 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क, यानी कि 10 और 10 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 15 के और 10 के, ठीक है। इनकेस कैंडिडेट आंसर मोर देन 4 क्वेश्चन, फर्स्ट 4 विल बी इवेलुएटेड। और वहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पर ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो 15 वाले लिखने हैं आपको 4 में से 2 लिखने होंगे, और ये 10 वाले हैं यहाँ पे भी 4 और 3 में से 2 आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस इन बोथ द पेपर्स एक्सेप्ट इंग्लिश विल बी सेट बाइलिंगुअली इन हिंदी और इंग्लिश। बोर्ड रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द एग्जाम डेट्स एंड टाइम लाइकली इन हिज डिस्क्रिप्शन। यानी कि लोग पूछते हैं सर ये कन्फर्म है क्या, कन्फर्म बिल्कुल नहीं होता है। आरबीआई या कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकती है उसके हिसाब से। यहाँ पर देखिए ये है आपका इंटरव्यू का मार्क्स हुआ है 75 मार्क्स, और ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसीलिए लग रहा है क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी सारा वेरिएशन होता है, और अभी अगर किसी को 10 मार्क मिलते हैं और किसी को 74 मार्क्स मिलते हैं तो उसने फेज़ 2 में कितने भी लीड लिया होगा तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप जो लोग थोड़ा डर रहे हैं ना फेज़ 2 के लिए, वो तो इसके लिए उनके लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि अगर आप फेज़ 2 के लिए क्वालिफाई हो गए, फेज़ 2 क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए, तो आपको इंटरव्यू के टाइम में भी वो जो आपका जो गैप रहा है वो कवर करने का चांस आपको है। तो इसीलिए देखो अभी जो आपका पेपर है मैं आपको बताता हूँ, देखो चेंज कितना हुआ है। टोटल आपका पहले था 300 मार्क्स का, ठीक है, उसमें 100 था आपका डिस्क्रिप्टिव और 200 था ऑब्जेक्टिव, बराबर है। अभी क्या हुआ है, अभी चेंज हुआ है 300 में 200 डिस्क्रिप्टिव एंड 100 ऑब्जेक्टिव, यानी कि चेंज जो हुआ है वो सिर्फ 100 मार्क्स में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो किसी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सब्जेक्टिव राइटिंग, तो उसको मान लो 70 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में थोड़ा कम मार्क है। और अगर आपका बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है और आपने थोड़ा सा पूरा एफर्ट्स लगा दिया और आप मान लो आप यहाँ पे पहुँच गए 50 पे, ठीक है। कोई अच्छा लड़का 70 पे गया और आप 50 पे गए, तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 20 का डिफरेंस है।
और ये 20 के डिफरेंस के लिए आप कितना टेंशन ले रहे हैं, आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये कंप्लीट, दिस इज अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल गेम। कुछ लोग आपको डराएंगे, लेकिन ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बहुत इजी है। सब्जेक्टिव पैटर्न इज ईजियर देन ऑब्जेक्टिव। क्यों? कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ भी बोल रहा है ये, ऐसा नहीं है। मैं 10 साल से इसको गाइड कर रहा हूँ और आपको मैं बताता हूँ क्या है। मैंने जब एग्ज़ाम ये क्लियर किया था, आई हैड क्लियर इन द सब्जेक्टिव पैटर्न। और मैंने 2015 में जब फर्स्ट बैच था मेरा, इनिशियली मैंने उनको सब्जेक्टिव पैटर्न में ही गाइड किया था, लेकिन बाद में पैटर्न चेंज होने के बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव पे गए। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सब्जेक्टिव कैसे ईजी है। चलिए, ये है अभी सिलेबस, इसके लिए मैं और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी बस यहाँ पे आप ये दोनों मैंने एक ही स्लाइड में इसलिए दिया है कि आपको समझ में आ जाए। देखो, ये जो पैटर्न है ना, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से इश्यूज यहाँ तक है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, यहाँ से यहाँ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया चालू होता है, यहाँ से यहाँ। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक इश्यूज तक, ये यहाँ से ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, यानी कि ये यहाँ से लेके आपको रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, ये नया टॉपिक ऐड किया है। ठीक है, और इसमें ये जो टॉपिक है ये कम्प्लीटली नया है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं तो भी पढ़ा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक पूरा आसमान से टपक गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब लोगों ने ये कहीं ना कहीं तो भी पढ़ा है। ये देखो, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा सबको। जैसे मान लो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसे था सिचुएशन, प्लानिंग कमीशन के बारे में, ऐसा थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको बिल्कुल डरने का नहीं, फॉर्म भरने का है। कुछ लोग ऐसे करेंगे अभी मुझे आरबीआई का नहीं देने का, ऐसा बिल्कुल मत करो। ठीक है, मेजर बिल्कुल ही चेंज नहीं है। आप ये जो सारा सिलेबस है ना, ये आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए पढ़ रहे हो, एसबीआई क्लर्क के मेंस के लिए भी यही पढ़ रहे हो आप। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, कोई सिलेबस दिया है अलग से, इसलिए लोगों के मन में डर बैठ जाता है। बिल्कुल डरने का नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस से इसको अटेम्प्ट करना है। यह है फाइनेंस का सिलेबस, यह है पुराना सिलेबस। ठीक है, यह है आपका पुराना सिलेबस और ये है आपका नया सिलेबस। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। ये देखो, ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे मैं बता दूँ क्या किया आप, इन्होंने क्या किया। देखो, हाँ, यहाँ पे ये फिनटेक नया इंट्रोड्यूस किया है, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़। मैंने 2 साल पहले इसका एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से कुछ कोर्स किया है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं आपको ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये नया है, एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 7-8 एंड द इंडियन रिस्पॉन्स, ये भी बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है। अदरवाइज बाकी सारा सेम टू सेम है, आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो। मेजर जो चेंज हुआ है, मेजर चेंज है मैनेजमेंट में। ये देखो, ये मैनेजमेंट का सिलेबस है पुराना वाला, और नया वाला अभी अगर आप देखेंगे, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। देखो, ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये है पिछला कॉर्पोरेट गवर्नेंस चालू होता है यहाँ से, एंड कम्युनिकेशन जो चालू होता है वो यहाँ से। ठीक है, ये वैसे का वैसे है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, ये थोड़ा सा ब्रॉड दिया था, लेकिन ये सारी जो आपको डिटेल में दिया गया है, ये तो ये पहले ही सब लोग पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, देखो फॉर एग्जांपल ईआरजी थ्योरी, उसके बाद मैस्लो थ्योरी, मैक्लेलैंड्स थ्योरी, हर्ट्जबर्ग थ्योरी, ये थोड़ा डीप में दिया है। अदरवाइज आपने सब लोगों ने ये पहले ही अगर मैनेजमेंट का पढ़ाई किया होगा तो आपने पढ़ा होगा। इसमें चेंजेस, मेजर चेंज ये है कि एथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये थोड़े से उन्होंने अलग से दिया हुआ है। ये बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है, अगर इसका सब्जेक्टिव लिखना है तो सबसे अच्छा है, बहुत ईजी है। इथिक्स के बारे में अगर लिखना है तो आपको सबको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मीनिंग ऑफ इथिक्स, वाई इथिकल प्रॉब्लम्स ऑकर इन बिजनेस, थेरीज ऑफ इथिज्म, ये सारे के सारे, यूटिलिटेरिज्म, हम ये सारा कवर करेंगे। और इसको आपको बिल्कुल ही प्रीलिम्स के पहले नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास, अगर आप 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं तो ये पूरा मैनेजमेंट 2 दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, कितने दिन में? 2 दिन में, अगर 12 घंटे पढ़ाई करेंगे तो। और आप, मेरा जो कहना है वो वर्ड टू वर्ड आप ले सकते हैं, बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है। थियोरटिकल है, कोई भी पढ़ेगा, 10वीं का बच्चा भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा, तो आप क्यों नहीं समझेंगे। ठीक है, और मैनेजमेंट पहले से ही बहुत स्कोरिंग रह चुका है, आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं इसमें, एक बार पढ़ लिया। और अभी तो सब्जेक्टिव आया, सब्जेक्टिव में आपको लिखना है, लिखना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी लोग बोलेंगे हाँ मुश्किल है, फिर आप इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं?
अगर कुछ लोग बोल रहे हैं ना मुझे लिखना नहीं आता, तो फिर इस केस में आपको पहले पैटर्न में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता है तो आपका पहले पैटर्न में भी सिलेक्शन कैसे होगा? तो आप ऐसा मत डरिए कि यार इसके आने के बाद मुझे लिखना नहीं आता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जो ऐसे सोचता है ना ये आने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं होता नए पैटर्न में, उसका सिलेक्शन पहले पैटर्न में भी नहीं होता था फिर, क्योंकि आपको ये लिखना आना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हुआ है, इसके पीछे में ये आपको रीज़न कोई नहीं बता सकता। इसके बारे में आरबीआई में एक एक्सरसाइज हुई थी, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये था मेरा 2014 का, मैं स्टूडेंट से ऐसे प्रैक्टिस करवाता। देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन यूनियन बजट 15-16 एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर। इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे और मैंने इसकी प्रैक्टिस लोगों से करवाई थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी एडिशनल आपको थोड़ा सा मगिंग अप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको तो आपको लिखना है, ठीक है। तो इसलिए आपको, अगर आप ऐसा मत कीजिए मुझे लिखना नहीं आता है। आपको लिखना क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको चीज़ें याद नहीं है। तो कौन सी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? याद करने की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूछेंगे कि व्हाट आर दी प्रोविजंस रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर इन दी बजट, तो आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा मगिंग अप करते आना चाहिए। हम बोलते हैं रोट मेमोरी होनी चाहिए, बार बार पढ़ के आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं लोगों से प्रैक्टिस करवाता था। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल पेपर है, आरटीआई से मंगवाया है, सेलेक्टेड हुए स्टूडेंट्स का पेपर है ये, ठीक है। देखिए ये पेपर है एक्चुअली आरबीआई का, आरटीआई कॉपी में आया था। कि जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाहता कि लिखा कैसे है वो स्टूडेंट ने, ये कंक्लूजन किया। हाउएवर, फॉर क्विक रिड्रेसल of grievances of customers and investors, an independent quasi-judicial machinery is proposed. The regulations should also provide for public interest litigation by investors association and other agencies. Setting up of securities appellate tribunal is a welcome step in this regard. यानी कि आपका अभी इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो वो हमारे यहाँ पे इंग्लिश जो ईएसआर फाइनेंस का पेपर है ना, उसको इंग्लिश के लिए एज सच मार्क नहीं है। लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको अच्छा लगना चाहिए यार इसका ग्रामर अच्छा है। तो हम बोलते हैं ना उसको इनबिल्ट है, ठीक है, इनबिल्ट है। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो आपका अच्छा इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। एंड उस टाइम पे मेरा जो परफॉर्मेंस था इंग्लिश के पेपर में एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के पेपर में, आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स। मुझे ईएसआई में कम मार्क्स आए थे उस टाइम पे, काफ़ी कम आए थे और एवरेज से भी कम आए थे। लेकिन मुझे इंग्लिश पेपर में एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे मेरे टाइम पे। नियर अबाउट 75 to 77 के बीच में मुझे मार्क्स थे इसमें। अभी मैं और एक आपको इसमें दिखाता हूँ कि पैटर्न कैसा है। द इंडियन कैपिटल मार्केट हैज़ विटनेस्ड major reforms in the decade of 1990s and thereafter, ठीक है। It is growing tremendously presently. The government of India and the SEBI have taken a number of measures in order to improve its working of Indian stock exchanges and to make it more vibrant and progressive, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इंग्लिश है वो भी अच्छा होना चाहिए। और ये बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर सब्जेक्टिव हो गया है इसलिए मुझे नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले 300 मार्क में से सब्जेक्टिव पेपर का वेटेज 100 था, अभी 300 में ये 200 हो गया है। तो ये बिल्कुल ही मेजर चेंज नहीं है। इंटरव्यू में अगर आपका बाई चांस अगर फेस टू थोड़ा सा मुश्किल जाता है तो आप इंटरव्यू में ये कवर कर सकते हैं। और कैसे कवर कर सकते हैं, मैं उसके लिए हूँ आपकी गाइड करने के लिए। इस साल मैंने नियर अबाउट 400 लोगों से बात किया हुआ है, सेलेक्ट हुए हैं और नहीं हुए, तो मुझे कम्प्लीटली पता है क्या क्या रीज़न्स है कम मार्क्स मिलने के, क्या रीज़न्स है अच्छे मार्क्स मिलने के। लेकिन अभी वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। अभी आप फोकस करना है, आपको आज के डेट में भी फेज़ 1 पे ही फोकस करना है। अगर आपका कंटेंट अच्छा हो जाएगा तो फेज़ 2 में आप लिख पाएंगे। और जो लोग बोलते हैं मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो आप पहले भी इंग्लिश का पेपर नहीं लिख पाते, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही डर बिल्कुल निकाल दीजिए इससे। फेज़ 1 पे फोकस कीजिए, फेज़ 2 का जैसे पढ़ाई चल रहा था वैसे पढ़ाई चालू रखने दीजिए। फेज़ 1 का फेज़ 2 का तैयारी कैसे करना है, और 20 दिन मोर देन सफिशिएंट है आपको पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, राइटिंग का प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये बिल्कुल, और कोई बोलता है ना ऐसा नहीं है, तो सबके लिए 20 दिन अवेलेबल है फेज़ 2 के लिए, ठीक है। और जिनको लगता है ये पॉसिबल नहीं है वो छोड़ दीजिए, बाकी के लोग कर लेंगे,
ठीक है। जैसे सेबी में हुआ था, मैंने लोगों को कहा था सेबी बहुत ईजी है, बहुत लोगों ने दिया नहीं और अब पछता रहे कि यार मैंने क्यों नहीं दिया था, इतना ईजी पेपर आया था। ऐसे भी इसी एग्ज़ाम का ऐसे ही है, ये कंप्लीटली माइंड गेम है। जब तक आप खुद को भरोसा रखेंगे कोई आपको हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये है पूरा मेरा लेक्चर, एक दो बार पढ़ लीजिए और ये सब्जेक्टिव का इसका पूरा डर मन से निकाल दीजिए, ठीक है। और आज इवनिंग में 8 से 9 के बीच में मैं लाइव आने वाला हूँ और उसमें मैं ये सारा का सारा पूरा जो आपका जो क्वेरीज है, कैसे आंसर लिखना है, क्या लिखना है, मैं आपसे ही कुछ इनपुट्स ले लूँगा। मैं जैसे मान लो मैं अगर क्वेश्चन दिया तो आप बताएंगे कि कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम ये डायरेक्टली लाइव इंटरेक्शन करेंगे, तो आपका पूरा डर है एग्ज़ाम के बारे में निकल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, किसी के बातों के चक्कर में मत आइए, ठीक है। मुझे पता है टेलीग्राम पे बहुत मिसगाइड करने वाले लोग हैं, उनकी पूरी आइडेंटिटी आपको पता नहीं है, दोज आर फेक पीपल, ठीक है। जो बाकी जो गाइड करने वाले जितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोगों से आप गाइड कर सकते हैं, किसी से भी गाइड कीजिए, लेकिन जेन्यून पर्सन से गाइडेंस लीजिए, ठीक है। जो जेन्यून पर्सन हो, जिसकी आइडेंटिटी आपको पता हो, जो जिससे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों से गाइडेंस ले सकते हो। फेक पीपल से बिल्कुल गाइडेंस मत लो, एंड सिलेबस को स्टिक रहो और प्रीलिम्स का ज़्यादा पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।